हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हर दिन की भांति आज हम लोग का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो इस क्रांति से संबंधित हम लोग प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 1857 की क्रांति का क्या कारण थे और उसका जो है आगे चल के यह क्रांति जो है असफल हुआ और इसका अंततः निष्कर्ष क्या निकला। तो एक एक करके हम लोग कुछ बेसिकली प्रश्नों को जानते हैं और देखते हैं, लिखते हुए चलेंगे हम लोग। ब्रिटेन, अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे, पामस्टर्न। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वही लॉर्ड कैनिंग जिसे हम लोग अंतिम गवर्नर जनरल कहते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय का क्या कॉन्सेप्ट है कि लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति में जो क्रांति के समय जो हमारा गवर्नर जनरल था, उसी समय गवर्नर जनरल का जो पद था अंतिम हुआ और एक पद का सृजन हुआ जिसका नाम था वाइसराय का। तो प्रथम वाइसराय भी यही बना और अंतिम गवर्नर जनरल का जो पद है यहीं आकर के रुका। तो यहाँ से प्रश्न याद कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखने हम लोग। 1857 की क्रांति के समय यदि पूछा जाए कि मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कह सकते हैं, बहादुर शाह जफर, क्योंकि यह कविता लिखने में ज़्यादा रुचि रखता था, और वे अपनी सारी कविताएं जफर नाम से लिखा करता था। इसलिए हम लोग बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है रुचि था कविता लिखने में था और कविता को किस नाम से लिखता था, तो जफर नाम से लिखता था। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फिर से पूछा जाए 1857 की क्रांति का विद्रोह को दबाने के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया गया। तो किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए हमेशा एक सेनापति होते हैं। उसी प्रकार से दबाने का मतलब क्या हुआ, मतलब 1857 की क्रांति धीरे धीरे करके एक विशाल रूप ले रही थी। उसी दौरान अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि इस विद्रोह को दबाया जाए, अन्यथा आगे चल करके यह बहुत बड़ा जो है एक समस्या बन सकता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए एक अंग्रेजी सेनापति को नियुक्त किया गया। उस अंग्रेजी सेनापति का नाम था कैंपबेल। अधिकतर जो 1857 की क्रांति है, जैसे में बहुत सारे जगहों से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ, जैसे में झांसी, कानपुर, मथुरा इत्यादि से। तो सभी जगह से जो अधिकतर जो है विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया, कैंपबेल। कभी कभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आएगा हडसन आएगा, निकलसन आएगा, तो इस तरह से 2-3 प्रश्न ही आएगा जो कैंपबेल के अलावा होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न किए कि विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया गया था, उस सेनापति का क्या नाम था, कैंपबेल। और अंतिम प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति जब भारत में स्टार्ट हुआ, तो उस क्रांति के दौरान भारतीय लोगों को एक प्रतीक दिया गया था। प्रतीक या चिन्ह बोला जाए, या उसको हम लोग एक तरह से कोडवर्ड बोले, तो प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह बोले तो प्रतीक चिन्ह यहाँ होगा कमल और रोटी। ये प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह था क्या कि यह जो है एक क्रांति को इंडिकेट करता था। तो कमल रोटी, या रोटी के जहाँ पे कभी कभी चपाती भी दे सकता है, तो यहाँ पे चपाती कीजिए या रोटी कीजिए, बात बराबर है। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको क्लियर करना है। अब आगे आते हैं कि इस 1857 के जो क्रांति का जो कारण बना, कारण एक नहीं था, बहुत सारे कारण थे। तो उन कारणों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला कारण क्या था 1857 की क्रांति का। तो पहला कारण 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में क्या हुआ कि राजनीतिक स्थिरता हमारे देश में उठाव पटक की स्थिति चल रही थी। उसी दौरान एक अंग्रेजी व्यक्ति जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति लाया जाता है जिसका नाम था हड़प नीति। हड़प नीति लाया गया, और हड़प नीति को हम लोग व्यपगत नीति भी कहते हैं। व्यपगत सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो इस नीति के तहत डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए उनको हम लोग देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हमारा जो है राजनीतिक जीवन में राजनीतिक मुद्दों पर एक अंग्रेजी जो व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और उसने भारत में
कुछ नीतियाँ चलाई, वह नीति था हड़प नीति। हड़प नीति को व्यापगत नीति भी कहते हैं और अंग्रेजी में बोला जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, DOCTRI, डॉक्ट्रिन ऑफ LFPS। अगर पूछा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई तो लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रकार से डलहौजी के द्वारा कुछ नीति अपनाया गया और इस नीति के तहत कुछ जो भारतीय रजवाड़े क्षेत्र थे, जैसे में अवध, झांसी, नागपुर इत्यादि, संबलपुर इत्यादि जो थे, उसे जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाया गया, ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया। तो उन क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं। तो एक क्षेत्र था सतारा संबलपुर को जो क्षेत्र है लिख देते हैं, सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, जैतपुर, उदयपुर और अंत में एक था अवध। तो ये जो क्षेत्र है याद हमेशा रखिए। और क्षेत्रों को याद रखने से प्रश्न क्या बनेगा, यदि पूछा जाए कि डलहौजी के हड़प नीति के तहत सबसे पहले मिलाए जाने वाला जो क्षेत्र था वह कौन था, तो डलहौजी के हड़प नीति के तहत जो अंग्रेजी क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र में जो मिलाए जाने वाला जो क्षेत्र था वह था सतारा। तो सतारा से हमेशा प्रश्न याद रखिएगा कि डलहौजी ने सबसे पहले इतने क्षेत्रों में से सबसे पहले किसको अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया, ब्रिटिश क्षेत्र में। तो ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया जाने वाला पहला जो जगह था क्या, पहला जो भारतीय रजवाड़े थे वह कौन था, सतारा था। उसके बाद संबलपुर, झांसी, नागपुर, जैतपुर, उदयपुर इत्यादि। तो इन सभी क्षेत्रों को जो है डलहौजी ने अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया। और अवध का एक प्रश्न बनता है कि अवध पर क्या कर दिया, कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया। ब्रिटिश क्षेत्र में इसको क्या कर लिया गया, ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया। तो इतना बात क्लियर किए कि वह कौन सा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया और उसे अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया। तो यहाँ हो जाएगा अवध। और अवध से एक और प्रश्न है, अवध का एक शासक था वाजिद अली शाह, अंतिम शासक, जिसको हम लोग अंतिम नवाब भी बोल सकते हैं, अंतिम नवाब। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो यहाँ से हम प्रश्न जानते हैं, वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया। हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अवध क्षेत्र पर कुशासन का आरोप लगाने के बाद जब कुशासन का आरोप लगाया गया तो अवध जो है ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया। और उसके बाद वाजिद अली शाह जो अवध का अंतिम नवाब था उसे कहाँ निर्वासित कर दिया गया, उसे कहाँ भेज दिया गया, तो यहाँ पे उसको भेज दिया कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। इतना याद रखेंगे। और यहाँ से अवध से एक प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा एक और भी कार्य किए गए थे कि जितने ब्रिटिश क्षेत्र में जो अंग्रेजी सैनिक रहा करते थे उन सैनिकों को भी अवध के साथ साथ मिला लिया गया। तो फिर से एक प्रश्न क्या है कि हमारा भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे सबसे अधिक मात्रा में इसी अवध क्षेत्र से थे। लगभग 60% जो सैनिक थे, 60% सैनिक वह कहाँ से थे, अवध से थे। और क्या कर लिया गया, इस अवध को तो मिला लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर, तो सभी सैनिक भी जो क्या हो गए, ब्रिटिश क्षेत्र में चले गए। तो ये सब कारणों के कारण भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना चाहते थे, एक क्रांति लाना चाहते थे। तो यहाँ पे देखा जाए कि राजनीतिक कारण में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखा, जैसे में डलहौजी का हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत सबसे पहली बार सतारा को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया, संबलपुर को, झांसी को, नागपुर को, जैतपुर को, उदयपुर को, इतने क्षेत्रों को, और भी कई क्षेत्र थे, उनको जो है ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया। और अवध जो क्षेत्र था, तो अवध क्षेत्र पर क्या कर दिया, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया। और यहाँ का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, उसको कलकत्ता भेज दिया गया। और साथ ही साथ जो हमारे भारतीय सैनिक थे जो सबसे अधिक मात्रा में अवध से थे, लगभग 60% जो सैनिक थे भारत का वो अवध क्षेत्र से ही रहते थे। तो वो अवध सारे सैनिक जो है ब्रिटिश क्षेत्र में चले गए। तो इतने सारे कारणों से भारतीय लोग संकुचित थे और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक क्रांति लाना चाहते थे। तो राजनीतिक कारणों में इन सब प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ डलहौजी के साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम सुने होंगे, अंग्रेजी व्यक्ति, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेजली का एक
कार्य था कि यह सहायक संधि के तहत भारतीय कुछ क्षेत्रों को अपने ब्रिटिश क्षेत्र में विलय किया करता था। जैसे में आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सबसे पहली बार सहायक संधि के तहत विलय करने वाला जो क्षेत्र था वह था हैदराबाद के जो शासक हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, निजाम कहा करते थे। तो हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली से क्या किया, सहायक संधि किया और अपने क्षेत्रों को क्या किया, विलय किया। तो इस प्रकार से हमारे राजनीतिक मुद्दों पर बहुत सारे ब्रिटिश लोगों ने हस्तक्षेप किया और जो है इसका दुष्परिणाम ये निकला कि यह भी एक 1857 की क्रांति का एक कारण बनता है। तो इतना कारण याद रखेंगे। अब हम लोग दूसरे कारण में देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे इस प्रकार से। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण में ये बात हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ भारतीय धर्म या समाज में हस्तक्षेप किए जा रहे थे। जिस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप किए गए उसी प्रकार से सामाजिक जो मुद्दों पर जो अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हस्तक्षेप के द्वारा जो हम जानते हैं 1829 ईस्वी में एक सती प्रथा चल रही थी, सती प्रथा जो चल रहा था। और यह सती प्रथा क्या था, तो सबसे पहले सती प्रथा क्या था, सती प्रथा था कि यदि कोई महिला का अगर जो पति अगर डेथ कर गया हो तो उस व्यक्ति के साथ में उस महिला को भी जिंदा क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। लेकिन यह कुरीति जो था, यह जो है जो व्यवस्था था, यह जो है हमारा जो परंपरा चलते आ रहा था एक गलत था। तो इसको सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो एक अंग्रेजी गवर्नर था, बोला जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से हमारे भारतीय एक व्यक्ति थे जिन्हें हम लोग भारत का नव जागरण का अग्रदूत बोलते हैं, नए जो भारत का निर्माता कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, वे व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्या किया, सहायता लिया और सहायता लेकर के इस सती प्रथा जैसे जो कुरीति था उसको क्या किए, दूर किए। और साथ ही साथ क्या हुआ, कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक जो है और लाया गया था अधिनियम जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान आया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इसमें क्या हुआ कि यदि कोई विधवा महिला है तो वह अपने इच्छानुसार विवाह कर सकती है दोबारा। तो इस अधिनियम को हम लोग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहते हैं। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक और जो है अधिनियम लाया गया जिसका नाम था बाल विवाह पर प्रतिबंध। बाल विवाह पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध। और सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा, तो यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा, प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन राय। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के सहायता से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। हालांकि ये जो अच्छे कार्य किए थे, लेकिन भारतीय लोगों को लगता था कि ये हमारे सामाजिक मुद्दों पर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, जो कि हमारे लिए गलत है। तो यह भी एक सामाजिक कारण बन रहा था धीरे धीरे करके। तो और साथ ही साथ यहाँ विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह जैसे जो है एक जो स्थिति था, बचपन में जो विवाह कर दिया जाता था उसको भी लॉर्ड कैनिंग ने रोक लगाया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चलाया। इस अधिनियम के तहत कोई भी विधवा महिला दोबारा शादी कर सकती थी। तो ऐसे कुछ सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से भारतीय लोग जो है संकुचित थे और ये भी इन लोगों के प्रति अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्रांति लाना चाहते थे। अब हम लोग सामाजिक कारण के साथ साथ धार्मिक कारण देखते हैं। धार्मिक कारण में एक घटना यह हुआ कि 1813 ईस्वी में क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी। अंग्रेज लोग सबसे पहले क्या किया, अंग्रेज लोग ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी। जैसे में भारतीय लोग इस धार्मिक कारण क्या बना, धार्मिक कारण ये बना कि देश मेरा
और इस देश का जो है संचालन मैं अपने तरीके से करूँगा। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज लोग ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दिया। ये जो है ईसाई मिशनरी कौन थे? ईसाई मिशनरी जो है, ईसाई से आप समझ सकते हैं इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के प्रचारक, इस्लाम धर्म के प्रचारक के रूप में थे। और इस ईसाई मिशनरियों को भारत आने की क्या कर दिया गया? अनुमति दे दिया गया। तो ईसाई मिशनरियों को जो भारत आने की अनुमति दे दिया गया, तो इसमें क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का क्या होने लगा? भारत में प्रचार होने लगा। भारत में इस्लाम का क्या होने लगा? भारत में प्रचार स्टार्ट हो गया इस्लाम का। और इस्लाम के प्रचार स्टार्ट होने के साथ साथ क्या हुआ, भारतीय लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होने लगे। और यह धर्म परिवर्तन करने का मजबूर करने वाला जो है वो था अंग्रेज लोग। वे चाहते थे कि पूरा भारत एक इस्लामिक कंट्री बन जाए। और यह बात इस्लामिक कंट्री का जो आया, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश पूरा भारत, ये बात भारतीयों को पता चला कि इस ईसाई मिशनरियों को भारत आने का प्रमुख वजह क्या है कि वो भारत को इस्लामिक देश पूरा बनाना चाहते हैं। तो भारतीय लोगों को यह बात अच्छा नहीं लगा और यह बात भी भारतीयों को संकुचित करते रहा और उन्हें लगा कि यह जो है गलत है और इसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो वो भी एक धार्मिक मुद्दा को लेकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 की क्रांति प्रारंभ करना चाहते थे। तो हम लोगों ने कुछ जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट होने का जो कारण था, 2 कारण हम लोग पढ़े हैं और भी इससे आने वाले जो कारण हैं और प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो इतना बात हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखते हैं प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा इस तरह से कि यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कुछ जो है सैनिक कारण हो जाएंगे। जैसे में जो अवध को हम बताएं हैं, जैसे में जो अवध क्षेत्र का जितना भी सैनिक थे, वह कितना परसेंट सैनिक थे भारतीय? 60%। और यह अवध चला गया था कहाँ? ब्रिटिश क्षेत्र में। हम यहाँ पहले बता चुके हैं कि अवध का जो सैनिक थे, जो हमारा भारत के लगभग 60% जो यहीं के थे, और इसको जो है अंग्रेज लोग क्या कर लिया था? अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था। तो यह तो एक राजनीतिक कारण हुआ ही, लेकिन एक प्रकार से सैनिक कारण भी हुआ, क्योंकि इसके अलावा जो जिस जगह पे और भी कहीं का जो सैनिक लोग रहेंगे उनको हमेशा लगेगा कि हमारा जो सैनिक भाई जो है कुछ जो है अंग्रेज़ों में मिल गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा अधीन बनाए गए हैं। तो यहाँ जो है सैनिकों को भी यह बात जो है हमेशा खलती थी और उसे भी संकुचित करता था। तो सैनिक कारण हम लोग आने वाले प्रश्नों को देखेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कवर करते हैं।